नमस्कार। इस विशेष समाचारों में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा और मेरे साथ हैं शरद। शुरुआत करेंगे इस वक्त की सुर्खियों के साथ। संसद में बजट सत्र का छठा दिन। लोकसभा में आम बजट पर चर्चा, लेकिन भारतीय निर्वासितों के मुद्दे पर विपक्ष की ओर से हंगामे के आसार। भारत की ओर से बांग्लादेश में शेख मुजीबुर रहमान के घर तोड़फोड़ की कड़ी निंदा। विदेश मंत्रालय ने कहा, बांग्ला गौरव के प्रतीक को नष्ट करना बांग्लादेश के राष्ट्रीय चेतना के लिए गहरी चोट। सिख विरोधी दंगे में आज पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर दिल्ली की एक अदालत देगी फैसला। सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या का है मामला। रिजर्व बैंक की समिति आज करेगी नीतिगत दरों की घोषणा। सकारात्मक बजट के बाद लोगों की रिजर्व बैंक से बढ़ी उम्मीदें। T20 सीरीज पर कब्जा करने के बाद भारत की वनडे सीरीज में भी जीत से शुरुआत। इंग्लैंड को 4 विकेट से मात देकर हासिल की 1-0 की बढ़त। संसद के बजट सत्र के पहले भाग का आज छठवां दिन है। लोकसभा में आज से बजट 2025 और 26 पर चर्चा की शुरुआत होनी है। लोकसभा की कार्यवाही विपक्ष के हंगामे के चलते कल बाधित रही। ऐसे में कल लोकसभा में बजट पर चर्चा की शुरुआत नहीं हो सकी। वहीं राज्यसभा की कार्यसूची में आज प्राइवेट मेंबर बिजनेस पर चर्चा शामिल है। सदन में कई सांसद निजी विधेयक पेश करेंगे। कुछ निजी विधेयकों पर सदन में चर्चा भी होगी। दोनों ही सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा समाप्त हो चुकी है। ऐसे में अब सदन में मुख्य रूप से बजट पर चर्चा मुख्य है। विधायी कार्यों के साथ साथ दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान सांसद विभिन्न मंत्रालयों से कई अहम प्रश्न पूछेंगे। भारत ने बांग्लादेश के संस्थापक और पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान के आवास में आगजनी और तोड़फोड़ की कड़ी निंदा की है। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से जारी बयान में घटना को अफसोसजनक बताते हुए कहा गया है कि कब्जे और उत्पीड़न की ताकतों के खिलाफ बांग्लादेश के लोगों के वीरतापूर्ण प्रतिरोध के प्रतीक शेख मुजीबुर रहमान का ऐतिहासिक निवास को नष्ट करना दुखद है। विदेश मंत्रालय ने कहा कि बांग्ला अस्मिता और गौरव के प्रतीक को नष्ट करना बांग्लादेश की राष्ट्रीय चेतना पर गहरी चोट है। बर्बरता के इस कृत्य की कड़ी निंदा की जानी चाहिए। दरअसल 5 फरवरी को बांग्लादेशी कट्टरपंथियों ने पूर्व राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान का निजी आवास को तोड़ने के साथ आग भी लगा दी थी। प्रदर्शनकारी शेख हसीना के ऑनलाइन भाषण का विरोध कर रहे थे और आवामी लीग पर प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहे थे। वहीं अपदस्थ प्रधानमंत्री शेख हसीना ने अपने संबोधन में इस घटना को बांग्लादेश की अस्मिता पर हमला बताया। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट में विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा आज सिख विरोधी दंगों के मामले में पूर्व कांग्रेस सांसद सज्जन कुमार पर अपना फैसला सुनाएंगे। ये मामला 1 नवंबर 1984 को सरस्वती विहार इलाके में पिता पुत्र की हत्या से संबंधित है। 31 जनवरी को अदालत ने लोक अभियोजक मनीष रावत की अतिरिक्त दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया। वकील अनिल शर्मा ने कहा था कि इस मामले में सज्जन कुमार का नाम शुरू से ही नहीं था। विदेशी भूमि का कानून इस मामले में लागू नहीं होता है और गवाह द्वारा सज्जन कुमार का नाम लेने में 16 साल की देरी हुई थी। ये दलील भी दी गई कि जिस मामले में सज्जन कुमार को दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा दोषी ठहराया गया था, वह सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील लंबित है। वकील अनिल शर्मा ने वरिष्ठ वकील एच.एस. फुल्का द्वारा उत्कुत मामले में भी हवाला दिया था। उन्होंने कहा कि असाधारण स्थिति में भी देश का कानून लागू होगा, अंतर्राष्ट्रीय कानून नहीं। अतिरिक्त लोक अभियोजक मनीष रावत ने खंडन में कहा था कि आरोपी को पीड़िता नहीं जानती थी।
आरबीआई की मौद्रिक नीति समिति की बैठक का फैसला आ जाएगा। 5 फरवरी को आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा की अगुवाई में एमपीसी की पहली बैठक शुरू हुई। आज वे समिति के फैसले की जानकारी देंगे। सकारात्मक बजट के बाद लोगों की रिजर्व बैंक से उम्मीदें बढ़ गई हैं। रेपो दर में कटौती की उम्मीद की जा रही है। रेपो दर 2 साल में 6.50% पर स्थिर बनी हुई है। आरबीआई ने पिछली बार मई 2020 में कोरोना महामारी के समय रेपो रेट को 0.40% घटाकर 4% किया था। फिर रूस यूक्रेन युद्ध के जोखिमों से निपटने के लिए आरबीआई ने मई 2022 में दरों में बढ़ोतरी करनी शुरू की। ये सिलसिला 2023 में थमा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यूजीसी विनियम 2025 के मसौदे पर प्रतिक्रिया प्रस्तुत करने की समय सीमा 28 फरवरी तक बढ़ा दी है। इससे पहले हितधारकों को 5 फरवरी तक प्रतिक्रिया भेजनी थी। यूजीसी के नए मसौदा दिशा निर्देशों के अनुसार उम्मीदवार अब अपने द्वारा चुने गए किसी भी विषय में यूजीसी नेट उत्तीर्ण कर उच्च शिक्षा संस्थानों में संकाय पदों के लिए अर्हता प्राप्त कर सकते हैं, भले ही उनकी स्नातक और स्नातकोत्तर डिग्री अलग अलग क्षेत्रों में हो। दिशा निर्देश कुलपतियों के चयन के तरीके में बदलाव का भी सुझाव देते हैं। पात्रता मानदंड में अब शिक्षा अनुसंधान संस्थानों, सार्वजनिक नीति, सार्वजनिक प्रशासन और उद्योग के पेशेवर शामिल होंगे। महाकुंभ में आज से सांस्कृतिक कार्यक्रमों की शुरुआत होगी। दुनिया के सबसे बड़े धार्मिक समारोह में शामिल महाकुंभ में आज भारत की कलात्मक विरासत प्रदर्शित की जाएगी। उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से मिली जानकारी के अनुसार संस्कृति विभाग ने गंगा पंडाल में 4 दिनों तक देश के कुछ सबसे प्रसिद्ध कलाकारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रभावशाली प्रदर्शनों की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। उधर भारतीय ज्ञान परंपरा की बैठकी के लिए विद्वत कुंभ का आयोजन भी आज से शुरू होगा। ये आयोजन परमार्थ त्रिवेणी पुष्प अरैल घाट पर होगा। इस कार्यक्रम में नामचीन अभिनेता पंकज त्रिपाठी भी शिरकत करेंगे। विद्वत कुंभ का आयोजन मशहूर लोक गायिका मालिनी अवस्थी करेंगी। और भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर 3 मैचों की वनडे सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेले गए इस मुकाबले में इंग्लैंड ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और 47.4 ओवर में 248 रन बनाए। जवाब में भारत ने 38.4 ओवर में 6 विकेट पर 251 रन बनाए और मुकाबला अपने नाम कर लिया। अब टीम इंडिया की नजर दूसरे वनडे में जीत के साथ अजय बढ़त बनाने पर होगी। ये मुकाबला कटक में 9 फरवरी को खेला जाएगा। मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर ने कल राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दोनों ने अमृत उद्यान में भ्रमण किया। सचिन ने राष्ट्रपति भवन में आयोजित विमर्श श्रृंखला कार्यक्रम में मौजूद दर्शकों से अपने जीवन के खट्टे मीठे अनुभव भी साझा किए। फिलहाल इन विशेष समाचारों में इतना ही। मुझे और शरद को दीजिए इजाजत। नमस्कार।